हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अब हम लोग फोर्थ एस्टिमेशन पढ़ेंगे नाइट्रोजन के लिए। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज वेट कितना है, उसका के नॉन अमाउंट में कितना नाइट्रोजन का मास है, अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट है ड्यूमास मेथड और सेकंड है ज़ेरदाल मेथड। तो पहला ए पॉइंट डाल लीजिए, ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड पढ़ने से पहले मैंने इसका एपरेटस का डायग्राम यहाँ बनाया है। इसे पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉन अमाउंट में कितना नाइट्रोजन है, ये निकालने के लिए हम लोग उसमें जितना भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट N2 गैस में, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो नाइट्रोजन गैस है उसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई करके उसका प्रेशर आइडेंटिफाई करके उसका टेम्परेचर आइडेंटिफाई करके हम लोग उसका मोल्स निकाल सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास में है, उसके अकॉर्डिंग उसका मोल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका मास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये मैं समझा दूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन भी है, मान लीजिए X कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है, उसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं कॉपर ऑक्साइड से और हाई टेम्परेचर पर। कॉपर ऑक्साइड से उसका हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन कराते हैं और इससे क्या होता है, इससे कार्बन तो CO2 में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन गैस H2O गैस वेपर्स बनते हैं, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, और N2 गैस बनती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इस तरह से और भी कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। कॉपर यहाँ रिड्यूस हो जाता है, कॉपर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो वापस कॉपर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं बने होंगे, इसके बाई प्रोडक्ट बनते हैं, वो कॉपर के साथ रिएक्शन करके उसी टेम्परेचर, उसी प्रेशर, उसी के अंदर होता है ये, तो ये भी N2 में कन्वर्ट होते हैं और ये नाइट्रोजन के कॉपर का ऑक्साइड बनता है। वो कॉपर का ऑक्साइड वापस रिएक्शन में यूज हो जाता है। कहने का मतलब इस रिएक्शन में करते क्या है हम लोग कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कंबशन ही करा देते हैं, एक तरह से कॉपर ऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करा देते हैं। उस हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराने पर जितना भी कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जितना भी हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन वगैरह भी H2O CO2 में चला जाता है। बैलेंस इक्वेशन नहीं की मैंने। और जो नाइट्रोजन है, ये Z मान लीजिए, नाइट्रोजन Z है, जितना भी नाइट्रोजन है वो N2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो फिर वापस कॉपर से रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुल मिला के हमें नाइट्रोजन गैस मिल गई। क्लियर है? तो यहाँ नाइट्रोजन गैस इस तरीके से कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हमें मिलती है। अब आप समझ लीजिए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड का W ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का W ग्राम लिया है आपने, वो एक साथ रखा हुआ है, मिक्स करके रखा हुआ है। और इस ट्यूब में से आपने प्योर CO2 पास की है, कॉपर ऑक्साइड भी यहाँ है, जैसे भी हाई, और ये फर्नेस है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, बहुत गर्म है, लाल कर रखा है इसको। तो यहाँ ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ CO2 के प्रेजेंस में, मतलब CO2 तो इस तरीके से है कि बस रिएक्शन में यूज होता है, मीडियम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इतनी हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करते हैं और नाइट्रोजन गैस यहाँ निकलती है। ये पोरस है और जो नाइट्रोजन गैस निकली है वो तो धीरे धीरे यहाँ से पास होगी आगे की तरफ, और जो CO2 वगैरह जो भी गैस है उसके लिए भी बताऊंगा मैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बने थे वो भी कॉपर के साथ में, कॉपर ऑक्साइड और ये जो रिड्यूस कॉपर, यहाँ पर रिड्यूस कॉपर रखा है, यहाँ पर कॉपर रिड्यूस हो जाता है इस जगह, तो वो उनके साथ रिएक्शन करके वो भी नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कुल मिला के यहाँ आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी, CO2 मिलेगी, ठीक है, H2O भी होगा। अब उसे पास किया गया इस ट्यूब से, जिसमें मार्क किया हुआ है, मार्क है, ये मेजर किया जा सकता है कितना वॉल्यूम है, कितना इसका। तो अब नाइट्रोजन गैस जब यहाँ जाएगी तो यहाँ मरकरी है, मरकरी की सील है, जिससे कि जो KOH का सॉल्यूशन है वो इस तरफ ना आए।
तो मरकरी है यहाँ पर, उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप नाइट्रोजन गैस ऊपर जमा होने लगी, क्योंकि नाइट्रोजन तो कहीं रिएक्शन करती नहीं है, नाइट्रोजन N2 जो होती है वो अनरिएक्टिव गैस होती है। और जो CO2 होगा वो KOH के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ KOH का सॉल्यूशन डाल के इस ट्यूब को भर दिया जाता है ना, इस ट्यूब को पूरा का पूरा भर दिया जाता है पहले, और पूरा इसके ऊपर तक होता है, जैसे मैंने दिखा दिया इसे, इस तरीके से होता है, ऊपर तक होता है, और इसे पूरा भर दिया जाता है किससे, KOH के सॉल्यूशन से। KOH के सॉल्यूशन से पहले ही पूरा भरा हुआ था। इसमें क्या हुआ फिर, इसमें ये हुआ कि गैसेज आई, गैसेज ऊपर बनते लगी, धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी, और वाटर तो नीचे आने लगा, है ना, KOH का जो सॉल्यूशन है वो नीचे होने लगा। और यहाँ जो CO2 थी, जो CO2 बनी है, CO2 KOH में एब्जॉर्ब हो जाती है। जब KOH और CO2 की रिएक्शन होती है तो पोटेशियम कार्बोनेट बनते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, अब कुल मिला के यहाँ केवल क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, मॉइस्चर्ड नाइट्रोजन है यहाँ पर, N2 गैस है। अच्छा, N2 ही नहीं है, N2 ही नहीं है, यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन ही तो है। एक्वस सॉल्यूशन में इवेपोरेटेड जो H2O की वेपर्स होंगी वो भी तो होगी, तो यहाँ पर दो हैं, नाइट्रोजन भी है और साथ में वाटर की वेपर्स भी हैं। क्लियर है? हम लोगों ने इस रिएक्शन के अंदर पूरी तरह से रिएक्शन करने के बाद, जब तक इसमें नाइट्रोजन बनती रही, बबल्स उठते रहे, तब तक तो हम लोग ये करते रहे, और जब बबल्स उठना बंद हो गए तो हम समझ गए कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जितनी भी गैस मिली है उसको मेजर कर लिया गया, उसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर लिया गया कि इसका V1 वॉल्यूम मिला है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है, V1 वॉल्यूम है, mls मिले या mls मान लेता हूँ उसको, है ना, V1, और ये ml में इसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई हुआ है। प्रेशर तो क्या है, यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही होगा, P1 मान लेते हैं, या ATM कर देता हूँ, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होगा, प्रेशर जो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इसका होगा, है ना। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर होगा, इसलिए इक्वल आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन का प्रेशर निकाल लेंगे। टेम्परेचर तो हमें पता ही है किस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया है। तो देखो आप लोगों ने ये गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, P1 V1 डिवाइड बाय, है ना, PV इक्वल्स टू nRT से कर रहा हूँ, डिवाइड बाय T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो इक्वल है ना, आपको पता है N इक्वल्स टू क्या होता है, PV अपॉन RT होता है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं स्टार्टिंग वाले लेवल पे, इनिशियल वाली कंडीशन पे नंबर ऑफ मोल्स जो थे। अब हम उसे आइडियल कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। इनडायरेक्टली करने का मतलब ये है कि हमें वॉल्यूम मिल गया गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर। अब हम लोग उसे आइडियल वाली कंडीशन, ये तो एक्सपेरिमेंटल वाली कंडीशन है और ये कौन सी है, आइडियल कंडीशन, उसके वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जो भी वॉल्यूम हमें आइडेंटिफाई हुआ है उस वॉल्यूम को मैं आइडियल कंडीशन में आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ प्रेशर मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नाइट्रोजन का, क्योंकि ये जो एटमॉस मैंने कहा ना, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर तो इक्वल है, लेकिन ये जो प्रेशर है ये केवल नाइट्रोजन का प्रेशर ही नहीं है, ये साथ के साथ ही उसमें जो H2 की वेपर्स है उसका प्रेशर भी है। तो आपको यहाँ पर नाइट्रोजन का प्रेशर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये वास्तव में जो प्रेशर है ना वो नाइट्रोजन का ही तो प्रेशर है, वॉल्यूम तो सबका है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है जिसको नाइट्रोजन का मैं प्रेशर बोल रहा हूँ, वो कैसे होगा कि जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो किस किस का प्रेशर था, वो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन था प्लस प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स था, जो कि उस टेम्परेचर पर होनी चाहिए और ये फिक्स वैल्यू होती है जिसे एक्वस टेंशन हम लोग कहते हैं। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, प्रेशर ऑफ H2O जिसे एक्वस टेंशन कहा जाता है। ये उस टेम्परेचर पर फिक्स वैल्यू होती है, हमें पता होती है वैल्यू जिस टेम्परेचर पे भी। तो कुल मिला के क्या हुआ, नाइट्रोजन का प्रेशर आइडेंटिफाई हुआ, नाइट्रोजन का वॉल्यूम तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर ही लिया था, आपको पता होना चाहिए जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही उस गैस का वॉल्यूम होता है। तो नाइट्रोजन का प्रेशर हमें पता है जिसको P1 में कह रहा हूँ, नाइट्रोजन का वॉल्यूम हमें पता है, फर्स्ट जब एक्सपेरिमेंट किया था उसका प्रेशर उसका टेम्परेचर हमें पता है। अब हम लोग आइडियल कंडीशन में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। आइडियल प्रेशर तो फिक्स होती है, टेम्परेचर
फिक्स होता है, वॉल्यूम हमें आइडेंटिफाई करना है। कुल मिला के हम लोग वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर रहे हैं V2 कौन सी कंडीशन का, आइडियल कंडीशन का, और V2 इक्वल्स टू क्या हो गया, P1 V1 T1 और T2 डिवाइड बाय P2। क्लियर है? T2 कितना है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है 273 केल्विन ये होगा, और P2 कितना है, ये होगा, अगर जिस भी कंडीशन में आप निकाल रहे हो, प्रेशर वाली जो कंडीशन है वो mm ऑफ मरकरी में निकाल रहे हो तो दोनों इक्वल रखें, और पास्कल्स में निकाल रहे हो तो दोनों इक्वल रखें। मैं यहाँ पर mm ऑफ मरकरी में लिख देता हूँ, है ना। ये हो गया प्रेशर। टेम्परेचर आप लोगों को पता ही था जब एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर है। वॉल्यूम ये हम लोगों ने मेजर किया है। टेम्परेचर नाइट्रोजन का जो प्रेशर है, ये प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है, इसी को मैं P1 से इंडिकेट कर रहा हूँ, वो ये है ही। बस ये V2 वॉल्यूम निकल गया, ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हो गया। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन mls में आएगा, इन mls इन आइडियल कंडीशन। ठीक है, ये आइडियल वॉल्यूम हो गया। अब आइडियल वॉल्यूम से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक लिख लीजिए, इसे कंप्लीट कीजिए। मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, यहां लिखकर यहां लिख देता हूं। हाँ, वॉल्यूम हमें पता पड़ गया। अब हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, नाइट्रोजन का परसेंटेज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के W ग्राम में नाइट्रोजन का कितना मास है। तो आप देखिए, वॉल्यूम अगर हमें पता है, ये रहा V2, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 22400, क्योंकि mls में है, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 22400 करने से मोल्स आ जाता है। तो ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम mls में है, ध्यान रखिएगा। अगर ml में नहीं है तो 22.4 से डिवाइड करना होगा। तो ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का मोल्स हो गया। नाइट्रोजन गैस के मोल्स को अगर मैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं, N2 के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो गया N2 का मास। ठीक है, नाइट्रोजन का मास हो गया। N2 का मास बोलो या नाइट्रोजन 1 एटम का मास बोलो, मतलब है तो नाइट्रोजन का ओवरऑल। तो ये हो गया नाइट्रोजन का मास। नाइट्रोजन का मास डिवाइड बाय ग्राम्स में होगा, डिवाइड बाय W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। वापस बोलो, ये रहा नाइट्रोजन का वॉल्यूम STP पर, है ना। ये आइडियल कंडीशन STP भी मान रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, और डिवाइड बाय 22400 से डिवाइड करें तो ये वो मोल्स आ जाता है। मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नाइट्रोजन का मास आ गया। नाइट्रोजन का मास डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू 100 करने से नाइट्रोजन का परसेंटेज आइडेंटिफाई कर लिया गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस भी मैं एक दो करवाऊंगा, आप लोग यहां तक लिखिए। नेक्स्ट मैं पढ़ाता हूं इसका जेल्डाल मेथड। ओके, पढ़ो जल्दी से, लिखो इसे, मैं मिटा देता हूं इसे। अब हम लोग लेंगे जेल्डाल मेथड। सेकंड मेथड है नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए जेल्डाल मेथड। ये मैंने कुछ एपरेटस बनाए हैं, उसको समझने के लिए जो पहले कॉन्सेप्ट है ना वो समझ लीजिए। जेल्डाल मेथड में हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इतने बड़े प्रोसेस के बाद में अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि एक बेसिक है ना, बेसिक नेचर का है। अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उस अमोनिया गैस की रिएक्शन, मतलब उस अमोनिया की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराकर डबल टाइट्रेशन करते हैं। वो डबल टाइट्रेशन में बता देता हूं, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये जेल्डाल फ्लास्क है। इस जेल्डाल फ्लास्क में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉन अमाउंट, जैसे W ग्राम अमाउंट था, उस कंपाउंड को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में एक्सेस में लिया सल्फ्यूरिक एसिड, और कॉपर सल्फेट और कुछ अमाउंट जो है मरकरी की, ये कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो कुछ इसमें मरकरी भी डाल दिया जाता है, कई बार इसमें K2SO4 भी यूज किया जाता है।
ये मरकरी और CuSO4 तो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं इस रिएक्शन में, और K2SO4 केवल इसलिए डाल दिया जाता है कि यहाँ H2SO4 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी बढ़ जाए और ज़्यादा टेम्परेचर तक वो हीट किया जा सके। ठीक है, कुल मिला के ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होने वाली है। डाइजेशन इसको कहा जाता है। जेल्डाल फ्लास्क में इसको बहुत हीट किया जाता है, अच्छा खासा हीट किया जाता है। ठीक है, अब इस हीट करने के बाद क्या प्रोसेस होता है वो समझ लीजिए। जेल्डाल फ्लास्क में क्या होता है, इन जेल्डाल फ्लास्क जेल्डाल फ्लास्क में क्या होता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी होगा, है ना, हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, मान लो सल्फर भी है, कुछ भी हो सकता है। उसको इतना ज्यादा हीट किया आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, कौन कौन से कैटलिस्ट लिए, CuSO4 लिया या मरकरी ले लिया, साथ में K2SO4 इसलिए लिया कि बहुत ज़्यादा हीट किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में जब इसे हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हवा में फुर हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कॉक लगा हुआ है एक कॉटन का, और जो हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो ही चुका होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये गैसेस बन के बाहर निकल जाती हैं। और ये जो नाइट्रोजन है वो N2 गैस के फॉर्म में नहीं, उससे नाइट्रोजन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, नाइट्रोजन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, मतलब यहाँ ये नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है, ये नाइट्रोजन इसमें अमोनिया में कन्वर्ट होती है, और ये जो अमोनिया है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही है। ये सारा इस प्रोसेस इसमें ही हो रहा है, ये सारा कुछ वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, मतलब ये बेस है तो ये एसिड है, सिंपल सा एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो चुका होता है, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो चुका होता है। ये प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पर डाइजेशन करने के बाद में CO2 बाहर निकल चुकी है, H2O के वेपर्स बाहर निकल चुके हैं, थोड़े बहुत होंगे तो पड़े रहेंगे, और जितनी अमोनिया है वो जो अमोनिया है वो अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये अमोनियम सॉल्यूशन जो अमोनियम सल्फेट है उसका सॉल्यूशन बना है। अब क्या किया गया, और भी मिक्सचर होगा इसके अंदर। अब इसे ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ। अब ये जो ट्रांसफर है इसमें पहले से NaOH डाल रखा था, NaOH का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH है ना, एक्सेस में लिया हुआ है NaOH, और जो आपने ये भी कंपाउंड डाला है वो इसमें अमोनियम सल्फेट डाल दिया। अब सेकंड स्टेप में, तो सेकंड था ना, अब फर्स्ट था, अब ये सेकंड में जितना भी अमोनियम सल्फेट था उसने NaOH से रिएक्शन की। अरे किसी बेसिक मीडियम में अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन कराओगे तो वो वापस अमोनिया रिलीज कर देगा, तो यहां से अमोनिया रिलीज होती है, बैलेंस इक्वेशन नहीं कर रहा हूं, अमोनियम सोडियम सल्फेट बनता है और अमोनिया बाहर निकलती है, अमोनिया बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर जब आप इसे गर्म कर रहे हो किसके साथ, NaOH के सॉल्यूशन के साथ, तो अमोनियम सल्फेट कन्वर्ट होने लगता है अमोनिया में, और ये अमोनिया जो है, अमोनिया गैस जो है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, इसमें अमोनिया गैस है ना वो यहाँ इसमें डिप करना है, ये डिप कर दिया इस, है ना, ट्यूब को। तो अमोनिया गैस को पास कर दिया गया। ये ठंडा करने के लिए आपने इसमें वाटर का एक कंडेंसर लगा रखा है, वाटर कंडेंसर, यहाँ पर इसका इनलेट है, यहाँ आउटलेट है, पानी आता जाएगा और ये जो गरम 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 जो अमोनिया होगी वो धीरे 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 ठंडा होता जाएगा। ठीक है, और ये अमोनिया यहाँ पर कोई एसिड होगा, पहले से कोई स्टैंडर्ड एसिड होगा जिसका V1 N1 उसका नॉर्मेलिटी होगी, V1 वॉल्यूम होगा, ये एक्सिस में लिया गया होगा। सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, कुल मिलाकर यहाँ एसिड लिया गया है जिसका वॉल्यूम भी आइडेंटिफाइड है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी हमें पहले से पता है, और उसमें अमोनिया डिसॉल्व करते गए अमोनिया एसिड के साथ तो वापस रिएक्शन करेगा। ये हो क्या रहा है, पहले तो हम लोगों ने एसिड से रिएक्शन किया, फिर बेस से किया, फिर एसिड से किया, देखना अब एंड में वापस बेस से रिएक्शन करनी पड़ेगी, है ना। कॉन्सेप्ट समझना तुम, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मेथड को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बढ़ाने से उसका कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है।
हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वापस समझना कि इसमें जितनी भी अमोनिया थी वो अमोनिया यहाँ एसिड में डिसॉल्व हो चुकी है। जब इसके बबल्स निकलना बंद हो जाए, बबल्स तो निकलेंगे भी नहीं, वो सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, हो चुकी होगी काफ़ी देर तक। उसके बाद में यहाँ क्या बन चुका होगा, यहाँ जितनी भी अमोनिया थी ना, इस फ्लास्क में क्या हुआ होगा, इस फ्लास्क की बात कर रहा हूँ, इस फ्लास्क में वो एसिड से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक मान लो या HCl मान लो, सल्फ्यूरिक एसिड का नॉन अमाउंट लिया हुआ था मान लीजिए, उससे रिएक्शन करके अमोनिया कन्वर्ट हो चुकी होगी वापस से अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम सल्फेट में, है ना। ये इन फ्लास्क कर देता हूँ, कौन सा फ्लास्क, ये कॉनिकल फ्लास्क जो है ना, ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें ये प्रोसेस हुआ है सारा। अब यहाँ पर ये जो क्या लिया था, N1V1 बोल रहा हूँ ना मैं, इसका नॉन अमाउंट लिया था, ये एक्सेस में लिया था, जानबूझ के जाल अमाउंट में लिया था। इसलिए लिया था कि अमोनिया रिएक्शन करता जाए, और जब अमोनिया खत्म हो जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड बचेगा अमाउंट में, तो जो एक्सेस में सल्फ्यूरिक एसिड बच गया H2SO4 एंड में रिमेनिंग अमाउंट में, ये कुछ प्रोडक्ट नहीं है, ये कुछ बच जाएगा। जो H2SO4 बच गया इस फ्लास्क में, है ना कुछ जरूर बचा होगा, उसका अमाउंट हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे NaOH के साथ टाइट्रेशन से। इस फ्लास्क को यहाँ से निकाल देंगे और फिर ब्यूरेट में, मतलब उससे ब्यूरेट से NaOH का नॉन अमाउंट उसमें डालते जाएंगे और एंड पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाएगा, इथाइल वो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर हम लोग इसमें यूज़ कर लेंगे, है ना। कहने का मतलब जो अब ये फ्लास्क का हो गया, फ्लास्क में फाइनल सॉल्यूशन ये है, H2SO4 का जो बचा हुआ अमाउंट है वो कैसे पता पड़ेगा, हम उसका टाइट्रेशन करेंगे। ये टाइट्रेशन लिखा है मैंने, टाइट्रेशन किससे, NaOH के साथ में, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, N1 कॉन्सेंट्रेशन है मान लेते हैं, है ना, N1 कॉन्सेंट्रेशन है, और इस N1 नहीं आएगा, N1 तो इसकी थी, N2 कॉन्सेंट्रेशन है, उसका वॉल्यूम V2 वॉल्यूम आते ही एंड पॉइंट आ गया, है ना, फिनोल्फ्थालीन की प्रेजेंस में। अब हमें क्या पता पड़ गया, हमें पता पड़ गया कि यहाँ NaOH का इक्विवेलेंट और सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट बराबर हो गया एंड पॉइंट पर, जिस पर जैसे ही V2 वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम डाला था 10 ml 20 ml 12 ml जो भी है, जितना वॉल्यूम डाला था NaOH का डालते ही यहाँ एंड पॉइंट आ गया। इसका मतलब इसका और इसका इक्विवेलेंट पता पड़ गया। देखो यहाँ अब प्रोसेस समझना, मोल्स से रिलेशन निकालता हूँ, इक्विवेलेंट्स को छोड़ो आप, मोल्स से भी हमें इसका मोल आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना मोल नाइट्रोजन था, है ना। इसका मोल आइडेंटिफाई करना है, तो इसके मोल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट जो कि हमें पहले से पता था लेकिन वो जानबूझ के एक्सेस में डाला गया था, इतना मोल समझ लीजिए आप, वॉल्यूम नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी समझ लीजिए, इतना मोल हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब सॉरी लिया था स्टार्टिंग में। और जब लिया था तो बाद में बचा हुआ कितना, कुछ मोल्स बच गया, वो मोल्स, बचा हुआ मोल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया NaOH से टाइट्रेशन के बाद में, है ना, NaOH से टाइट्रेशन की, और हम लोगों ने बचा हुआ मोल्स आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये जो मोल्स हैं वो लिए हुए मोल्स में से माइनस कर दोगे स्टार्टिंग के लिए हुए मोल्स और बचे हुए मोल्स का डिफरेंस निकालोगे तो वो मोल्स आ जाएंगे जो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर चुके होंगे। और जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करे हुए मोल्स हमें पता पड़ गए तो क्या अमोनिया का मोल नहीं पता पड़ेगा? ठीक है, अमोनिया का मोल पता पड़ेगा तो अमोनिया आया कहाँ से था, अमोनिया का मोल पता पड़ गया तो नाइट्रोजन का मोल भी पता पड़ गया। और ये नाइट्रोजन आया कहाँ से था, W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है तो नाइट्रोजन का परसेंटेज वेट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जरा इसको लिखो। अच्छा, इसमें एक और नोट डाल के लिखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार पूछा भी गया है कि ये वाला जो मेथड है वो यूजफुल नहीं है। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल। किसके लिए यूजफुल नहीं है? फॉर नाइट्रो कंटेनिंग ग्रुप, जिसमें नाइट्रो हो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिनमें एजो ग्रुप हो, ऐसा ये हो, एजो ग्रुप, इधर भी कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है, वहां भी एप्लीकेबल नहीं है, है ना, इस तरह के कंपाउंड्स में।
उनमें एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, और कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? ये जब रिंग में नाइट्रोजन मौजूद हो, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, रिंग का साइज कुछ भी हो, साइक्लिक में जब रिंग में नाइट्रोजन, जैसे पायरिडीन है, पायरिडीन में नाइट्रोजन रिंग में है, या ऐसा कोई भी कंपाउंड जब नाइट्रोजन रिंग में मौजूद हो, हीट्रोसाइक्लिक हीट्रो एटम नाइट्रोजन हो, तो वहाँ ये मेथड यूजफुल नहीं है। कहाँ? जिनमें नाइट्रो ग्रुप हो, जिनमें एजो ग्रुप हो, और जिनमें नाइट्रोजन रिंग में मौजूद हो, किसी साइक्लिक में मौजूद हो, तो वहाँ ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस मेथड से इन सभी ग्रुप से अमोनिया गैस नहीं बनती है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं फॉर्मूला लिखता हूं आगे। यहां इस डायग्राम को कॉपी करो, मैं मिटाता हूं इसको, जल्दी लिखो। ये मैंने मिटा दिया। हाँ, वो इक्वेशन एक बार वापस रखता हूं जो टाइट्रेशन में कर रहे थे। टाइट्रेशन में क्या किया हम लोगों ने? टाइट्रेशन में जो अमोनिया थी, जितनी भी अमोनिया थी, ये अननोन अमाउंट है, इससे हम लोगों ने नोन अमाउंट ऑफ H2SO4 से रिएक्शन किया था। इसकी रिएक्शन को बैलेंस अगर करूं, वैसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर नॉर्मलिटी में करते हो तो बैलेंस करूं तो ये इक्वेशन निकल के आती है, और H2SO4 जरूर कुछ बच गया होगा, ये रिमेनिंग अमाउंट मैंने कहा था, और इस बचे हुए H2SO4 का टाइट्रेशन किया था हम लोगों ने NaOH के साथ में, जिसमें इसका N1 और इसका N2 और V2 वॉल्यूम यूज हुआ था, और यहाँ इसका N1 और V1 इस तरह से लिया था, है ना? इस तरीके से हम लोगों ने लिया था। अच्छा, मोलैरिटी की जगह, नॉर्मलिटी की जगह अगर मोलैरिटी का यूज़ करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसकी मोलैरिटी कितनी होती है? M1V1 कर देता हूँ मैं अभी इसको, ऐसा करता हूँ, मोलैरिटी की, नॉर्मलिटी की जगह मोलैरिटी वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मोलैरिटी से मोल्स निकल जाएंगे, वैसे नॉर्मलिटी से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए M1 मोलैरिटी है ये इसकी, है ना, मोलैरिटी, और ये भी इसकी, वैसे एक ही बात है इसके लिए, तो मोलैरिटी है ये यहाँ पर इसकी, मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी। ठीक है, चलो रिएक्शन तो हमें पता ही है। ये इसका मोल्स नहीं पता पड़ा था अभी तक, इसका मोल्स नहीं पता था। ये रिएक्शन हुई, यहाँ अननोन अमाउंट बच गया, कुछ पता नहीं। अब एंड पॉइंट जब आया है, इसका मतलब मोल्स, ये रिएक्शन क्या है, इन दोनों की रिएक्शन क्या है? ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ H2SO4 ने NaOH से रिएक्शन किया है यहाँ, जिसमें M1 और ये इतना वॉल्यूम यूज हुआ है, और इन दोनों के रिएक्शन को बैलेंस करें तो Na2SO4 प्लस H2O बनता है। तो आप देखो, मोल्स ऑफ NaOH और मोल रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2SO4 में डायरेक्ट रिलेशन हो गया, है ना? कैसे कि ये हो जाएगा मोल्स ऑफ H2SO4 रिमेनिंग H2SO4 जो बचा हुआ था फर्स्ट के केस में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। रिमेनिंग H2SO4 का मोल्स इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इंटू मोल्स ऑफ, सॉरी, इंटू 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH। ऐसा ही होगा। इसका 1 मोल से इसके 2 मोल रिएक्शन करें, है ना? इसके 1 मोल से इसके 2 मोल रिएक्शन करें। अब आपने निकाला कि हाँ भाई इसके ना 5 मोल आ रहे हैं, 5 मोल आ रहे हैं इसके, तो 5 मोल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2.5 मोल ही रिएक्शन करेंगे, है ना? इसके 2.5 मोल से रिएक्शन करेंगे, मतलब ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। तो कहने का मतलब यह हुआ NaOH के मोल्स निकाल लिए हम लोगों ने। और मोल्स क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर लीटर में हो तो मोल्स में आएगा, उसमें लीटर में। mls में होगा तो बात अलग है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया M2V2 डिवाइड बाई 2। ये क्या हो गया? रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 का बचा हुआ मोल आपको पता पड़ गया। स्टार्टिंग में मोल कितना था H2SO4 का? इनिशियल मोल, ये इनिशियल मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू था M1V1, और रिएक्शन के बाद में इतना बच गया, तो बाकी का कहां गया? तो रिएक्शन में गया, तो रिएक्टेड मोल्स ऑफ H2SO4। रिएक्शन किससे किया? अमोनिया से रिएक्शन, विद अमोनिया कर सकते हो, रिएक्टेड विद अमोनिया। अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद में ना
कितना बचा हमें पता है ना, तो इनिशियल मोल्स तो ये था और रिएक्शन में इतना खप गया, नहीं उल्टा बोल गया, रिएक्शन में इतना बच गया, तो स्टार्टिंग में इतना मोल था, रिएक्शन के बाद इतना बच गया, तो बचा हुआ जो था उनका डिफरेंस था वो रिएक्शन में काम आ गया। तो ये क्या हो गया, ये रिमेनिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेड मोल्स ऑफ अमोनिया, ये H2SO4 हो गया। अब H2SO4 का मोल्स और इसके मोल्स में रिलेशन निकालो, जितना मोल इसका है रिएक्शन हुआ उसका डबल मोल जो था वो अमोनिया का था। इसके 10 मोल अगर रिएक्शन में काम आए हैं तो उसके डबल मोल जो होंगे वो अमोनिया के रहे होंगे। तो कहा जा सकता है मोल्स ऑफ अमोनिया इवॉल्व्ड, अमोनिया जो के मोल्स जो होंगे वो इसके बचा हुआ जो मोल्स होंगे, ये वाले रिएक्टेड जो मोल्स होंगे, यहाँ जो रिएक्टेड, मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ वापस सुनता हूँ, इसके जो रिएक्टेड मोल्स हैं जो ये हैं, जो कैसे निकाले, इनिशियल मोल माइनस रिमेनिंग मोल्स से हम लोगों ने निकाले, तो रिएक्टेड मोल्स आ गए, उसका डबल मोल अमोनिया होगा। तो 2 इंटू ये वैल्यू वापस लिख देता हूं, m1v1 माइनस m2v2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब ये तो अमोनिया के मोल्स हैं, क्या यही मोल्स नाइट्रोजन के होंगे? क्या नाइट्रोजन के मोल्स भी उतने ही होंगे? क्योंकि एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है, तो अब नाइट्रोजन का परसेंटेज हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? ये जो है 2 इंटू n1v1 माइनस m2v2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया क्या? ये क्या है? मोल्स ऑफ अमोनिया, या ये है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटम्स की बात कर रहा हूं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इतना ही है। और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया मास ऑफ नाइट्रोजन। वॉल्यूम काय में रखा है? mls में नहीं रखा हुआ है, ध्यान रखना, वॉल्यूम लीटर्स में है यहाँ पर, है ना, इतना हो गया। और डिवाइड बाय उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इनटू 100, ऐसा करने से नाइट्रोजन का मास परसेंट आ जाएगा। वापस क्या है? ये मोल्स है अमोनिया नाइट्रोजन का, ये मोल्स है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के मोल्स को उसके मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन का मास आ गया, डिवाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू 100। ऐसा करने से नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाला जा सकता है। और फिर भी मैं कह रहा हूँ इतने लंबे चौड़े मेथड में मत पढ़ना, मूल कॉन्सेप्ट में ये चीजें बिल्कुल आसानी से समझाई जाती है। तो हम लोग इसे क्वेश्चंस करके देखेंगे, बहुत सिंपल है, इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मत रटना, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना, ठीक है? ओके, लिखो इसे।